हेलो बच्चों, स्वागत है आपका किशन सर केमिस्ट्री क्लास में। ये आज हमारा पार्ट बिलियन का लेक्चर नंबर 4 है, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे नॉर्मलता। इंग्लिश में कहते हैं बेटा नॉर्मलिटी। नॉर्मलिटी जो है क्या है, इसकी परिभाषा बिलियन के 1 लीटर में घुले विलय की ग्राम तुल्यांक की संख्या उस बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। आपके पास 1 लीटर बिलियन है और उसमें विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या घुली हुई है, तो इस तरीके का बिलियन जो कहलाएगा वो जो ग्राम तुल्यांक की संख्या जो घुली हुई है, वह संख्या उस बिलियन की क्या कहलाएगी, नॉर्मलता कहलाएगी। ठीक है, इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। इसकी इकाई तुल्यांक लीटर इन्वर्स होती है, यानी प्रति लीटर में तुल्यांक घुले हुए हैं, विलय के ग्राम तुल्यांक घुले हुए हैं, तो वो कहलाएगी। इसकी जो मात्रक है इसके नापने का, तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, यह तुल्यांक लीटर इन्वर्स कह सकते हैं आप। नॉर्मलता, ये सूत्र हो गया इसका। नॉर्मलता बराबर विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बटे बिलियन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो आपको ये नॉर्मलता का फार्मूला आपको ये दिया गया है। आपको अगर बेटा आयतन तो दिया जाएगा, अगर विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या नहीं दी गई है और आपको निकालनी है, तो आप फार्मूला लिखेंगे बेटा इसके लिए। विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या बराबर विलय का भार ग्राम में। विलय का भार किस में बेटा, ग्राम में, बटे तुल्यांकी भार। विलय का भार बटे जो हो गया ग्राम में चाहिए, और क्या चाहिए बेटा, तुल्यांकी भार। तो आप इस तरीके से विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या निकाल सकते हैं। विलय का जो भार चाहिए वो ग्राम में और बटे तुल्यांकी भार। तो इस तरीके से नॉर्मलता का फार्मूला क्या बन जाएगा, आप इन दोनों को मिला देंगे बेटा, तो नॉर्मलता का फार्मूला बन जाएगा। नॉर्मलता बराबर विलय का भार बटे तुल्यांकी भार गुणा बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में। इस तरीके से आप ये वाला फार्मूला भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मलता निकालने के लिए किसी बिलियन की, विलय का भार बटे तुल्यांकी भार बटे बिलियन का आयतन लीटर में। तो आप अगर अपने प्रश्न के अनुसार जैसे मान दिए गए हैं वैसा अपना फार्मूला लगा लेंगे। आप विलय के ग्राम तुल्यांक दे रखे हैं तो ये भी लगा सकते हैं, ग्राम तुल्यांक की संख्या निकालने हैं तो ये लगा लेंगे, और अगर तुल्यांकी भार दिया हुआ है, विलय का भार, बिलियन का आयतन, तब भी नॉर्मलता निकालनी है तो आप ये निकालेंगे। इस तरीके से नॉर्मलता निकाली जाती है। अच्छा, आपको तुल्यांकी भार निकालना हो तो उसके लिए आप कैसे निकालेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लें बेटा, फिर मैं आपको तुल्यांकी भार निकालने के लिए फार्मूला देता हूँ, कैसे वो तुल्यांकी भार निकाले जाते हैं, और समझाता हूँ क्या होता है तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार से पहले मैं आपको बताता हूँ बेटा, इसमें अगर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकाली गई है, नॉर्मलता देखकर पूछी जाती है ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता, तो वो क्या होती है, उसके लिए फार्मूला हम कैसे बनाएंगे देखते हैं। देखो, अभी हमारे पास फार्मूला आया था नॉर्मलता का, विलय का भार बटे तुल्यांकी भार गुणा बिलियन का आयतन लीटर में। तो बेटा जो विलय का भार है और बटे बिलियन का आयतन लीटर है, तो विलय का भार ग्राम में था और बिलियन का आयतन लीटर में, यानी ग्राम प्रति लीटर में हो गया। ग्राम प्रति लीटर सांद्रता हो गई बटे तुल्यांकी भार। तो हम नॉर्मलता का फार्मूला ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉर्मलता बराबर ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता विलय का भार बटे बिलियन का आयतन, तो ये हो गया ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे तुल्यांकी भार।
ठीक है। तो इस तरीके से ये भी फार्मूला आपको ध्यान में रखना है कि ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बटे तुल्यांकी भार। और अगर आपको ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालनी है, ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता निकालनी है, तो बेटा इसे बाहर ले आएंगे, बराबर क्या हो जाएगा, नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। तो इस तरीके से भी न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, तो आप इन सूत्रों का यूज़ करेंगे बेटा, ठीक है। इन सूत्रों का आप यूज़ करेंगे। ग्राम प्रति लीटर निकालनी है सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में, तो ग्राम प्रति लीटर में सांद्रता बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार। तो अब क्या होता है तुल्यांकी भार, इसे समझाते हैं। तुल्यांकी भार डिपेंड करता है बेटा अम्ल पर, क्षार पर, लवण पर, तत्व पर और आयन पर, ठीक है। तो अम्ल का तुल्यांकी भार अलग होता है और क्षार का अलग, लवण का अलग और तत्व का तुल्यांकी भार अलग होता है। ये किसी विलयन कोई दिया गया है, उसकी प्रकृति क्या है, वह अम्लीय है, क्षारीय है, ठीक है, लवणीय है, तो उसके अनुसार हम तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो अभी बताते हैं आपको तुल्यांकी भार। देखो, यदि किसी अम्ल का तुल्यांकी भार हमें निकालना है, अम्ल का तुल्यांकी भार, तो हमें कैसे निकालना पड़ेगा बेटा, अम्ल का अणुभार बटे अम्ल की क्षारकता। हम अम्ल का अणुभार ऊपर लगाएंगे और उसकी क्षारकता नीचे लगाएंगे। ये अम्ल की क्षारकता होती क्या है बेटा, अम्ल की क्षारकता है, आपने अम्ल की प्रॉपर्टी तो बेटा पढ़ी होगी कि अम्ल जल में घुलने पर एच आयन देते हैं। अम्ल जल में घुलने पर एच आयन देते हैं, तो एच आयन विस्थापित करते हैं, वो देते हैं। तो वह जितनी संख्या में, कोई अम्ल जितनी संख्या में एच आयन देता है, वह उसकी क्या कहलाती है, क्षारकता कहलाती है। हम यहाँ लिख सकते हैं क्षारकता को नोट में करके, कोई अम्ल जल में घुलने पर, जल में घुलने पर जितने एच आयन विस्थापित करता है, वह अम्ल की क्षारकता कहलाती है। अम्ल की क्षारकता कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा, कोई अम्ल जल में घुलने पर जितने एच आयन विस्थापित करता है, वह अम्ल की क्षारकता कहलाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं कहूँ तो देखो, हमारे पास मानो HCl है और HCl को हम जल में घोल दें, तो बेटा ये कैसे टूटेगा, H धनायन प्लस Cl ऋणायन। कितने H त्याग करें इसने, एक H दिया, तो इसकी क्षारकता कितनी हो गई, एक हो गई, ठीक है। इसकी क्षारकता कितनी हो गई, एक। ऐसी HNO3 को अगर जल में घोल दें, तो ये भी H धनायन प्लस NO3 ऋणायन, तो इसकी भी क्षारकता कितनी होगी, एक। तो कोई अम्ल जल में घुलने पर जितने एच आयन त्याग करता है, एच आयन विस्थापित करता है, वह उसकी क्षारकता कहलाती है, वह अम्ल की क्षारकता कहलाती है। तो अम्ल का तुल्यांकी भार ऐसे निकालना है आपको। अगर बात करें तुल्यांकी भार, क्षार के तुल्यांकी भार की, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, देखते हैं कैसे निकालेंगे। बिल्कुल यही सेम फार्मूला है कि क्षार का तुल्यांकी भार बटे बराबर क्षार का अणुभार बटे क्षार का हो जाएगा अम्लता। अभी चलो लिखते हैं, फिर समझाते हैं आपको। देखो बेटा, क्षार का तुल्यांकी भार किस तरीके से निकाला जाता है। तो क्षार का अगर आपको तुल्यांकी भार निकालना है, तो क्षार का अणुभार बटे क्षार की अम्लता, क्षार की अम्लता या OH आयन की संख्या, OH आयन की संख्या। तो क्षार की अम्लता क्या होती है, जिस प्रकार से अम्ल की क्षारकता होती है, वैसे ही क्षार की अम्लता होती है, उल्टा होता है एक प्रकार से। क्षार की अम्लता क्या है बेटा, कोई क्षार जल में घुलने पर जितने OH आयन विस्थापित करता है, वह उसकी क्षारकता अम्लता कहलाती है बेटा। लिख देते हैं हम नोट में लिख देते हैं, कोई क्षार जल में घुलने पर जितने संख्या में OH ऋणायन विस्थापित करता है, वह
वह उसकी अम्लता कहलाती है। वह उसकी अम्लता कहलाती है। कोई जो आपके पास क्षार दिया गया है और जल में घुलने पर वह जितने संख्या में क्या करेगा, OH आयन त्याग करेगा, तो वह उसकी क्या कहलाएगी, क्षारकता, अम्लता कहलाएगी। सॉरी, आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ, मान लो आपके पास NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर क्षार है और आपने उसे जल में घोल रखा है H2O में बेटा, तो वह कैसे टूटेगा, Na धनायन प्लस OH ऋणायन। ठीक है, क्षार की यही पहचान होती है, जल में घुलने पर वो OH आयन देते हैं। तो इसकी जो क्षारकता हो गई कितनी है, कितनी है बेटा, इसकी क्षारकता हो गई, सॉरी इसकी अम्लता हो गई 1। अगर मेरे पास दूसरा क्षारक है कोई CaOH का होल ट्वाइस है मान लो, तो ये कैसे टूटेगा, Ca2 प्लस OH 2OH ऋणायन। ठीक है, 2OH ऋणायन हो गया। तो इसने कितने OH आयन दिए, 2, तो यानी इसकी अम्लता कितनी हो गई, 2 हो गई। ठीक है, इसकी अम्लता हो गई 1, इसकी अम्लता हो गई 2। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं किसी भी क्षार का तुल्यांकी बाहर निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर हमें लवण का तुल्यांकी बाहर निकालना हो, किसी लवण का तुल्यांकी बाहर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो लवण का तुल्यांकी भार बराबर, लवण का तुल्यांकी भार बराबर कैसे निकालेंगे बेटा, तो आप देखेंगे लवण का मोलर द्रव्यमान यानी लवण का अणुभार बटे धनायन पर आवेश की संख्या, लवण का मोलर द्रव्यमान या आप अणुभार भी कह सकते हो, बटे धनायन पर आवेश की संख्या। ठीक है, लवण का मोलर द्रव्यमान बटे धनायन पर जितना आवेश होगा वह नीचे रखा जाएगा बेटा। अगर तुल्यांकी बाहर निकालना है लवण पे, हमारा लवण के लिए अगर तुल्यांकी बाहर निकालना है तो लवण का मोलर द्रव्यमान ऊपर और धनायन पर आवेश की संख्या। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं कहूँ, मान लो हमारे पास लवण है, NaCl है, NaCl का विलयन है, तो ये कैसे टूटेगा बेटा, Na धनायन प्लस Cl ऋणायन। तो लवण का मोलर, पूरे NaCl का जो मोलर द्रव्यमान है कितना हो जाएगा, 23 प्लस 35.5 लगभग 58.5 ऊपर आएगा, और Na पर कितने धनायन है, 1, तो 1 आएगा नीचे। अगर मैं बात करूँ दूसरे लवण की ZnCl2, तो ये हो जाएगा बेटा, कैसे टूटेगा, Zn2 प्लस 2Cl ऋणायन। तो इसका जो धनायन पर आवेश है कितना, 2 है, तो यहाँ पर 2 लिखा जाएगा बटे में। ठीक है, ZnCl2 का मोलर द्रव्यमान ऊपर और Zn पर कितना आवेश है, 2, तो नीचे आएगा 2। इस तरीके से लवण का आप तुल्यांक बाहर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ नहीं ज़्यादा, आपको थोड़ा सी ध्यान देना है बस। अगर अम्ल का निकालना है तो अम्ल का अणुभार ऊपर और अम्ल की क्षारकता नीचे, क्षार का निकालना है तो क्षार का अणुभार ऊपर और अम्ल की क्षार की अम्लता नीचे, और अगर लवण का निकालना है तो लवण का अणुभार ऊपर और लवण का जो तत्व होता है, जो धातु होती है उस पर कितना आवेश है उसका आवेश नीचे लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आपको तत्व का अगर तुल्यांकी बाहर निकालना हो तो वो कैसे निकालेंगे, देखते हैं अभी तत्व का तुल्यांकी बाहर। तत्व का तुल्यांकी बाहर यानी तत्व के लिए तुल्यांकी बाहर किस प्रकार से निकाला जाता है तो देखते हैं। तत्व का तुल्यांकी बाहर बराबर तत्व का परमाणु द्रव्यमान बटे तत्व की संयोजकता। मान लो आपको किसी तत्व का तुल्यांकी बाहर निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे, तो एग्जाम्पल देखो हम ले लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं सोडियम। Na का तुल्यांकी बाहर निकालना है तो सोडियम का परमाणु भार कितना होता है बेटा इसका, तो सोडियम का परमाणु भार होता है 23, लगा देंगे हम। सोडियम का तुल्यांकी बाहर अगर हमें निकालना है तो कैसे लगाएंगे, सोडियम का तुल्यांकी भार निकालने के लिए इसका तत्व का परमाणु द्रव्यमान 23 होता है बटे संयोजकता होती है 1, तो कितना आ गया 23 ही आ जाएगा।
एग्जाम्पल के तौर पर इसका परमाणु द्रव्यमान तुल्यांकी भार जो हो गया सोडियम का कितना हो गया 23, कितना हो गया बेटा 23, यहाँ पर ही लिख देते हैं हम 23, ठीक है 23। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। और अगर आपको निकालना है किसी आयन का तुल्यांकी भार निकालना है, तो आयन के तुल्यांकी भार निकालने के लिए भी फार्मूला आप लिख लो बेटा, अच्छा ही रहता है। आयन का तुल्यांकी भार बराबर आयन का सूत्र भार वही, यानी उसका परमाणु भार बटे आयन पर आवेश कितना, उस पर आवेश है जो आयन बना है उस पर कितना आवेश है, ठीक है। सेम वही कंडीशन है लवड़ जैसी। आयन पर आवेश कितना है और आयन का सूत्रभार है कितना, ठीक है। उसका जो परमाणु द्रव्यमान है वो कितना बचा है और आयन पर कितना आवेश है। तो इसलिए आप इस तरीके से आयन का तुल्यांकी भार निकाल सकते हो और इस तरीके से किसी तत्व का तुल्यांकी भार निकाल सकते हो। तो नॉर्मलता को समझाने के लिए मैंने आपको ये सब चीज़ बेसिक तौर पर बताई हैं बेटा, तुल्यांकी भार से संबंधित, क्योंकि बच्चे नॉर्मलता निकालने में तुल्यांकी भार निकालने की जब आवश्यकता पड़ती है तो भूल जाते हैं तुल्यांकी भार क्या होता है। तो आप 1 बाय 1 करके आप सबको समझेंगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगा। और बेटा ऐसे चैप्टर को समझने के लिए आप पूरी वीडियो एक तरफ से देखिए, प्लेलिस्ट में जाकर पढ़ाई करिए। आपको केवल सर्च करना है किशन सर केमिस्ट्री क्लास बिलारी पार्ट 1 बिलियन, ठीक है, लेक्चर नंबर 1, उस तरीके से। तो आपको पहला लेक्चर आ जाएगा, वहीं पर प्लेलिस्ट में आपको जाकर पढ़ाई करनी है, ठीक है। और अब आपको हम और नॉर्मलता के बारे में कुछ समझाते हैं। नॉर्मलता के एक समीकरण होती है, या नॉर्मलता को और किस प्रकार से मापा जा सकता है, नॉर्मलता कितने प्रकार की होती हैं, ठीक है बेटा। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो बेटा, इस टॉपिक में आपको बताऊंगा नॉर्मलता के रूप, यानी नॉर्मलता को और किस किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है। तो बिलियन को नॉर्मलता के आधार पर किस कंडीशन में बांटा जाता है बेटा। नॉर्मलता जो होती हैं कितने तरीके की होती हैं। देखो, एक तो खाली होती है नॉर्मलता यानी 1n, और एक होती है 2n नॉर्मलता होती है। एक होती है n/2 यानी हेमी नॉर्मलता होती है। ये होगी हमारी n/10, यानी इस तरीके से हम कह सकते हैं इसे डेसी नॉर्मलता, n/100 सेंटी नॉर्मलता, और n/1000 आदि रूपों में प्रदर्शित करते हैं। नॉर्मलता को इतने रूपों में प्रदर्शित करते हैं बेटा, n, 2n, n/2, n/10 और n/100 और n/1000। इस तरीके से नॉर्मलता को व्यक्त किया जाता है। तो नॉर्मलता के इतने रूप आपको किसी बिलियन के देखने मिल सकते हैं, ठीक है। एक ज़्यादातर न्यूमेरिकल आता है बेटा नॉर्मलता समीकरण से। नॉर्मलता समीकरण क्या होती है? नॉर्मलता समीकरण के बारे में आपको बताता हूँ। नॉर्मलता समीकरण क्या है? देखो, नॉर्मलता समीकरण है n1b1 बराबर n2b2। n1b1 बराबर n2b2। आपको कोई बिलियन दिया गया है और पहले उस बिलियन की नॉर्मलता अलग थी और बाद में उसे तनु कर दिया गया, उसमें पानी मिला दिया गया या और कुछ मिला दिया गया और उसकी नॉर्मलता चेंज होगी बिलियन की। तो आपको पहली बिलियन की नॉर्मलता देकर दूसरे बिलियन की नॉर्मलता पूछ सकते हैं, पहले बिलियन का आयतन और नॉर्मलता देकर दूसरे बिलियन का आयतन पूछ सकते हैं। तो ये नॉर्मलता समीकरण हमारे काम आती है। तो इसे न्यूमेरिकल हम कराएंगे। पहले लिख लेते हैं इसे, n1b1 बराबर n2b2। n1b1 क्या है बेटा? तनुकरण से पूर्व का मतलब है तनु करने से पहले बिलियन की नॉर्मलता और तनु करने से पहले बिलियन का आयतन। और ये हो गया तनुकरण के बाद, ठीक है। तनु मतलब बिलियन को तनु कर दिया गया है और पानी मिला दिया गया है उसमें, तो उसकी नॉर्मलता फिर कितनी हो गई है और बिलियन का आयतन कितना हो गया है। हम यहाँ लिख सकते हैं, जहाँ n1 बराबर है तनु करने से पहले बिलियन की नॉर्मलता, ठीक है। b1 बराबर है तनु करने से
पहले बिलियन का आयतन। ठीक है बेटा। N2 बराबर है तनु करने के बाद बिलियन की नॉर्मलता। और B2 बराबर क्या है बेटा, तनु करने के बाद बिलियन का आयतन। इस तरीके से तो ये होती है नॉर्मलता समीकरण। आपको इससे न्यूमेरिकल बहुत दिए जाते हैं, बहुत इजी न्यूमेरिकल रहते हैं, इतना टफ नहीं रहते हैं, आपको करवाएंगे। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए नॉर्मलता के रूप और नॉर्मलता समीकरण की। अब हम आपको पढ़ाएंगे बेटा नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है उसको समझाने के लिए आप पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको बताते हैं। देखो बेटा, मोलरता और नॉर्मलता में क्या संबंध होता है। तो मोलरता तथा नॉर्मलता में संबंध, मोलरता बराबर होता है नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार बटे अणुभार। तुल्यांकी मोलरता बराबर नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार बटे अणुभार। तो आपको अगर यहाँ से नॉर्मलता निकालनी हो, यानी नॉर्मलता दे रखी हो, तुल्यांकी भार अणुभार दे रखा हो, तो आप मोलरता निकाल सकते हैं। यदि नॉर्मलता निकालनी हो तो आप इसको पलट के लिख सकते हैं, नॉर्मलता बराबर क्या हो जाएगा, ये मोलरता गुणा अणुभार, यानी जो बिलियन है उसका अणुभार बटे तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणा अणुभार बटे तुल्यांकी भार। अब चूंकि अणुभार बटे तुल्यांकी भार जो होता है बेटा, उसको हम अम्लता या क्षारीयता कह सकते हैं। तो अगर हमें नोट में अगर कहूँ कि अगर हमें निकालनी है बेटा अम्लों के लिए नॉर्मलता निकालनी है, अम्लों के लिए नॉर्मलता निकालनी है, तो हम सीधा यहाँ से फार्मूला लगा देंगे, मोलरता गुणा अणुभार बटे तुल्यांकी भार को हम कह सकते हैं क्षारीयता, अम्ल की क्षारीयता। ठीक है, अम्ल की क्या कह सकते हैं, क्षारीयता कह सकते हैं। मोलरता तो हमारी ये हो गई, और बेटा अणुभार बटे तुल्यांकी भार को अभी हमने बताया था, अम्ल की क्या कह सकते हैं हम, क्षारीयता। इस तरीके से निकाली जा सकती है अम्ल की नॉर्मलता। और यदि अगर हमें क्षार के लिए निकालनी है, क्षारों की नॉर्मलता निकालनी है बेटा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो बेटा मोलरता गुणा क्षार की अम्लीयता, ऐसे लिख लेंगे, अम्लीयता। ठीक है, अगर अम्लों के लिए नॉर्मलता निकालनी है तो मोलरता गुणा अम्ल की क्षारीयता, और क्षार के लिए नॉर्मलता निकालनी है तो मोलरता गुणा क्षार की अम्लीयता। इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये था हमारा नॉर्मलता पर आधारित पूरा एक लेक्चर के। इसमें नॉर्मलता कितने प्रकार की होती है, कैसे निकाली जाती है, उसका फार्मूला क्या है, परिभाषा क्या है। तो परिभाषा क्या थी, बिलियन के 1 लीटर में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांक की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं, और इसका जो इकाई है नापने की तुल्यांक लीटर इनवर्स या तुल्यांक प्रति लीटर होता है। ठीक है, उसके बाद जब ग्राम तुल्यांक निकाले थे हमने, तो विलय का भार बटे तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार हमने अम्लों के लिए अलग निकालना आपको सिखाया, क्षार के लिए अलग, लवण के लिए अलग, तत्व के लिए और आयन के लिए। इस तरीके से आपको पूरा तुल्यांकी भार स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सिखाया है। अब इससे संबंधित कैसे प्रश्न आते हैं, न्यूमेरिकल किस तरीके से आते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर आपको मैं समझाता हूँ। आप स्क्रीनशॉट लेकर कुछ ये मोलरता और नॉर्मलता में जो संबंध है, या मोलरता भी कह सकते हो, आप मोलरता भी ले सकते हो इसकी जगह, कोई दिक्कत नहीं है। वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं न्यूमेरिकल कराता हूँ। देखो बेटा, हमारा अंकित उदाहरण है, आपको उदाहरण सहित बताते हैं किस तरीके से नॉर्मलता निकाली जाती है।
प्रश्न है हमारा 4 ग्राम कास्टिक सोडा यानी NaOH को 100 ml जल में घोला गया तो विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करो। 4 ग्राम NaOH को 100 ml जल में घोला गया है तो ऐसे विलयन की नॉर्मलता ज्ञात करनी है। तो आपको मान निकालने हैं बेटा। पहले आपको देखना है सबसे पहले किससे घोला गया है, यानी विलय का भार। विलय का भार कितना है? विलय का भार, तो विलय का भार है 4 ग्राम। ठीक है। अच्छा, जो हमारा विलायक है वो कितना है? विलयन जो हमारा बनेगा यानी विलायक का भार, विलायक को हम विलयन कह सकते हैं। विलयन का आयतन कितना है बेटा? आयतन है हमारा, विलयन का आयतन 100 ml है। ये ml में दिया गया है, हमें लीटर में करना पड़ेगा, आगे सूत्र में हम कर लेंगे। अब हमें जो NaOH है उसका मोलर द्रव्यमान निकालना है बेटा। NaOH यानी विलय जो है NaOH का अणुभार कह सकते हो आप। अणुभार कितना होगा? तो Na की जो परमाणु भार होता है Na का होता है 23 प्लस O का होता है 16 प्लस हाइड्रोजन का होता है 1। 23 सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का और हाइड्रोजन का 1। तो टोटल कितना आ गया बेटा? ये आ जाएगा 40 ग्राम मोल इनवर्स। इस तरीके से अब आपको आपने 3 चीज़ें यहाँ से निकालनी है। तो अब आपको निकालना है बेटा, क्योंकि फार्मूला होता है नॉर्मलता का, वो हम यूज़ करने के लिए हमें यहाँ पर तुल्यांकी भार की ज़रूरत पड़ेगी। तो हमारा जो विलय दिया गया है NaOH, और NaOH एक प्रकार का क्षार है, तो इसका हम तुल्यांकी भार निकालेंगे। तो NaOH का तुल्यांकी भार निकाल लो। NaOH का तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार निकालेंगे हम कैसे? हम लिखेंगे ऊपर अणुभार, इसका अणुभार, विलय का भार, सॉरी, विलय का भार, विलय का भार लगा देंगे हम ऊपर बेटा। अच्छा, हम तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं। अच्छा ठीक है बेटा, तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं तो हम लगाएंगे अणुभार अणुभार बटे, जब हम किसी क्षार की तुल्यांकी भार निकालते हैं तो उसकी अम्लीयता लगाते हैं नीचे, अणुभार बटे अम्लीयता। तो ये कितने NaOH जो है कितने OH को त्याग करेगा, इसकी अम्लीयता कितनी आएगी? तो हम यहाँ देख लेते हैं। NaOH जब हम जल में घोला होगा तो ये टूटेगा Na प्लस OH ऋणायन, एक OH त्याग करेगा। तो अणुभार तो हमारा है इसका 40, और बेटा अम्लीयता कितनी आई है इसकी? एक OH त्याग करा है तो 1। तो इस तरीके से क्या आ गया बेटा? तो ये आ गया 40, यानी तुल्यांकी भार क्या आ गया इसका? 40 ही आ गया है हमारा। ठीक है, तुल्यांकी भार क्या आ गया है? 40। तो हमने यहाँ से तुल्यांकी भार निकाल लिया है। अब हम क्या काम करेंगे? अब हम बेटा नॉर्मलता का फार्मूला लगाएंगे। नॉर्मलता का, तो नॉर्मलता का हमारा फार्मूला क्या है? नॉर्मलता बराबर, हम फार्मूला कौन सा लगा देंगे? हम फार्मूला लगा देंगे विलय का भार, विलय का भार बटे विलय का तुल्यांकी भार गुणा विलयन का आयतन लीटर में, विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, इस तरीके से हम फार्मूला लगा देंगे। तो नॉर्मलता को n से प्रतिशत करते हैं। विलय का भार जो है हमारा कितना है? 4 ग्राम बटे तुल्यांकी भार कितना आया हमारा? 40, और विलयन का आयतन है कितना बेटा? 100 ml। क्योंकि ये ml में है और ml को लीटर में करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा? 1000 से भाग करेंगे, और ये 1000 कहाँ चले जाएंगे? ऊपर। तो हम डायरेक्टली इन 1000 को कहाँ लगा देते हैं? ऊपर ही लगा देते हैं, गुणा कर देते हैं ऊपर बेटा। ठीक है, तो अब देखो इसे हल कर लेंगे। तो नॉर्मलता बराबर देखो, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, और 4 से 4 कितनी बार? एक बार। तो नॉर्मलता 1 आ गई। तो नॉर्मलता बराबर हो गया 1 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। इस तरीके से आपकी नॉर्मलता आ गई। 1 ग्राम तुल्यांक घुला हुआ है प्रति लीटर में। आप उतार लीजिए। ये बहुत अच्छा न्यूमेरिकल था, आने के चांस रहते हैं बहुत ज़्यादा, और बार बार आपको एक बार समझ नहीं आए आप दोबारा रिपीट करके वीडियो देख सकते हैं इस तरीके से। चलो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं आपको एक और न्यूमेरिकल कराता हूँ, अच्छा सा उतार लीजिए। देखो बेटा,
अगला हमारा उदाहरण है 250 ml N/10 मिलियन बनाने के लिए जल योजित COOH का होल ट्वाइस इंटू 2H2O ऑक्जेलिक अम्ल की मात्रा याद करो। 250 ml का N/10 नॉर्मलता वाला विलयन बनाना है और जो हमारा विलय दिया गया है वो कौन है, ऑक्जेलिक अम्ल की। उसकी कितनी मात्रा ग्राम में, उसकी कितनी मात्रा की आवश्यकता है, ये हमें ज्ञात करना है। तो हमें देखो बेटा, हल करने के लिए सबसे पहले विलयन का आयतन निकालना लिख लेना है। विलयन का आयतन, आयतन कितना है बेटा, विलयन का आयतन जो है 250 ml है, 250 ml। और विलय का अणुभार ज्ञात कर लो, विलय का अणुभार। अच्छा, विलय हमारा है कौन, विलय हमारा ऑक्जेलिक अम्ल, यहाँ लिख लेते हैं हम। कौन है हमारा, फार्मूला इसका COOH का होल ट्वाइस इंटू 2H2O। तो देखो मैं निकालता हूँ बेटा, कार्बन का होता है 12 प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 प्लस 16, 12 प्लस 16 प्लस 16 प्लस 1 और गुणा पूरे का होल ट्वाइस है यानी गुणा में 2 प्लस जल का होता है 18 और हैं कितनी, ये 2 हैं। जल का, पूरे जल का होता है 18, हैं कितने, 2। तो 2 गुणा हम लिख सकते हैं 18। तो इस तरीके से आप जोड़ेंगे इनसे तो ये आ जाएगा बेटा 126। तो इस तरीके से जो ऑक्जेलिक अम्ल है उसका अणुभार कितना हो गया, 126। हमें जो है तुल्यांकी भार की आवश्यकता पड़ेगी तो हम निकाल लेंगे अम्ल का तुल्यांकी भार। अम्ल का तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार निकालने के लिए हम क्या लगाते हैं फार्मूला बेटा, अणुभार, अणुभार बटे अम्ल की क्षारीयता। अणुभार कितना है बेटा, 126। अब अम्ल की क्षारीयता कहाँ से लाएंगे, तो अम्ल की क्षारीयता, ऑक्जेलिक अम्ल देखो क्या है सूत्र, COOH का होल ट्वाइस है। तो बेटा यानी एक COOH एक H आयन को त्याग करेगा तो 2 COH के मतलब जो अणु हैं तो वो कितने H आयन त्याग करेंगे, एक OH का देखो COOH है तो ये अगर एक होता तो ये COO किस में टूटेगा, माइनस और प्लस H आयन। अब ये है कितने, 2, तो ये 2 और 2 यानी 2 H आयन त्याग करेंगे। H धनायन की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जो क्षारीयता आ जाएगी इसकी कितनी आ जाएगी, 2। तो कितनी बार कटेगा बेटा, ये कटेगा 63 बार, 63 बार। तो इसके तुल्यांकी भार आ गया 63। अब हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे अपना, कौन सा, विलय का भार याद करना है। विलय का भार बराबर, विलय का भार बराबर नॉर्मलता, नॉर्मलता हमारी दे रखी है N/10 गुणा तुल्यांकी भार गुणा आयतन जो चाहिए हमें, किस में चाहिए, लीटर में। इसको फार्मूले को यूज़ करेंगे बेटा हम, ये सीधा इस तरीके से निकाल सकते हैं। विलय का भार नॉर्मलता गुणा तुल्यांकी भार गुणा आयतन किस में चाहिए, लीटर में। तो देखो विलय का भार हमें याद करना है तो हम यहाँ लिख लेते हैं। मैं यहाँ निकाल देता हूँ बेटा, विलय का भार, थोड़ी इधर से लिखता हूँ, विलय का भार बराबर नॉर्मलता कितनी है बेटा, N/10 है, दे रखी है ऊपर N/10 गुणा तुल्यांकी भार कितना आ गया, गुणा 63 और गुणा आयतन कितना है, आयतन है 250 और 250 ये ml में है चूंकि, तो ml को लीटर में करने के लिए नीचे कर देंगे 1000 से, क्या कर देंगे हम, गुणा कर देंगे। इस तरीके से हमारी इक्वेशन आ जाएगी। तो जब आपके पास विलय का भार आएगा आप इसको हल करेंगे तो ये आ जाएगा N/10 का मतलब है 1/10, 1/10। N/10 का मतलब क्या होता है, 1/10। हाँ वहाँ पर लिख लेना, N/10 जो नॉर्मलता दे रखी है मतलब 1/10 दे रखी है। तो विलय का भार बराबर आ जाएगा बेटा, कितना चाहिए, तो ये आ जाएगा 1.575 ग्राम। यानी 250 ml विलयन में जो ऑक्जेलिक अम्ल
आपको कितना मिलाना है, जो बिलियन की नॉर्मलता कितनी बने, n/10 नॉर्मलता वाला बिलियन बन जाए तो वो आपको मिलाना पड़ेगा 1.575 ग्राम बिले लेना पड़ेगा, यानी ऑक्जेलिक अम्ल लेना पड़ेगा। इस तरीके से ये थे 2 नॉर्मलता के एग्जाम्पल। ठीक है, तो ये था आज का हमारे टॉपिक में, हमने आपको नॉर्मलता सिखाई है। अगले टॉपिक हम आपके लिए लेके आएंगे। अपने पढ़ाई को आप नोट्स बनाते चलें बेटा, एक तरफ से ही पढ़ाई को देखें, उसमें वीडियो एक तरफ से ही देखें। और आप ये कमेंट में ज़रूर मुझे बता दें आप मेरी वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता लगेगा कि मेरी वीडियो कहाँ तक पहुँच रही है। मेरा थोड़ा जो उत्साह है वीडियो बनाने का और आपको पढ़ाने का, वो थोड़ा और इनक्रेज होगा। ठीक है, ऑफलाइन क्लास में तो हम बच्चों को परिचित रहते हैं, परंतु ऑनलाइन क्लास जो हमारी चल रही है उसमें हम किस तरीके से कहाँ तक बच्चों के लिए अपने शिक्षा को बांट रहे हैं, ये हम देख पाएंगे। ठीक है, चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।